हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एक यूनिट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये एक्ट आया कब? 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट आया। और राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, राइट मतलब लीगल राइट। राइट मीन्स लीगल राइट, स्टैचू राइट। लीगल राइट मतलब कानूनिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। टू सीक इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन मांगने का एक कानूनिक और संवैधानिक अधिकार होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो सूचना का अधिकार हिंदी में बोलते हैं, ये एक्ट आया क्यों? एक तो इस एक्ट के थ्रू आप के पास एक संवैधानिक कानूनिक अधिकार आ जाएगा इंफॉर्मेशन मांगने का। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक्ट को लाने के पीछे एक इंटेंशन ये थी कि हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 19 में हमारा एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जो बताता है। तो दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन ऑर्डर टू consolidate the fundamental right in the Constitution of India, freedom of speech and expression। यानी भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको और मजबूत बनाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। और दूसरा जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था लाने के पीछे वो था टू एम्पावर द सिटीजन। सिटीजन यानी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो भारत के लोग हैं, उनको एम्पावर करना यानी उनको एक तरह से और मजबूत बनाना, उनको सशक्त बनाना। एंड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, दैट इज जो ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को और बढ़ावा देने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिक बातें बता रहा हूं आपको, एक बेस दे रहा हूं जिससे कि आप किसी बुक में पढ़ोगे तो आपको चीजें समझने में और याद करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की। अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल पे होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यहां पे थोड़ा मिस हो गया। सेंट्रल लेवल पे होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर एक होता है सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं CCIC। सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको जो अपॉइंट करता है वो करता है प्रेसिडेंट, यानी जो भारत के जो राष्ट्रपति है वो इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। कमेटी के अंदर 3 मेंबर होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति को भी एक कमेटी रिकमेंड करती है, सलाह देती है, तभी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं CCIC को और CIC को। कमेटी के अंदर 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन जो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन लीडर है, और नॉमिनेटेड मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर बाय द PM, यानी प्राइम मिनिस्टर द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट है। तो तीनों मेंबर की कमेटी होती है। ये कमेटी रिकमेंड करती है, सलाह देती है राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनकी नियुक्ति होती है। अगर मैं बात करूं सैलरी एंड अलाउंस की, तो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो सैलरी मिलती है वो सेम होती है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो जो इकोनॉमिक कमिश्नर की सैलरी होती है उनके बराबर इनकी सैलरी एंड अलाउंस होते हैं। और टर्म ऑफ ऑफिस, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो मैक्सिमम 5 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में जो पहले आएगा ये होता है इनका टर्म ऑफ ऑफिस। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दैट इज CPIO शॉर्ट में बोलते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी द्वारा। आप देखो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, फिलहाल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, भले वो स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल है, जितने भी मिनिस्ट्रीज के ऑफिस है, ये सब पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा डेफिनेशन में
कौन कौन कवर होगा, लेकिन फिलहाल एक सिंगल लाइन में जितने भी ऑफिसर्स सेंट्रल स्टेट लेवल पे सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आएंगे। तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा, इनके अंदर असिस्टेंट होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। इसके अंदर एक होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है गवर्नर द्वारा। अगर सेंट्रल लेवल पे होता है प्रेसिडेंट द्वारा, स्टेट लेवल पे होता है गवर्नर द्वारा। इनकी भी एक कमेटी होती है, गवर्नर भी जो अपॉइंट करता है वो कमेटी की रिकमेंडेशन भी करता है। कमेटी के अंदर जो चेयरपर्सन होंगे वो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल पे। एक अपोजिशन लीडर होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो नॉमिनेट होंगे सीएम द्वारा। तो इंदर भी 3 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसके बेस पे गवर्नर को रिकमेंडेशन जाती है। गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट लेवल पे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। इनके अंदर भी एक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है इनको अपॉइंट किया जाता है जो स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज होती है, मतलब जो स्टेट लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो मिनिस्ट्री लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के, वो सब सारी स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आते हैं। तो स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर अपॉइंट किया जाता है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, इनकी भी असिस्टेंट होते हैं। तो स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं। अब इन ऑफिसर्स के अंदर, इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर क्या होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, तो इनके अंदर होते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। सबसे पहले जो एप्लीकेशन जाती है, अगर किसी पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अगर उसको, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिनको पब्लिक अथॉरिटी जो है वो अपने ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ही अपॉइंट किया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी इनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। जो भी सिटीजन रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए, इस एक्ट के तहत उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो खुद गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी हो जिसको इस्टेब्लिश किया गया है या तो किसी संविधान के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है उसके द्वारा बनाया गया है, वो बॉडी, वो अथॉरिटी, वो इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोई नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया गया है, जो नोटिफिकेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज। और इसके अंदर आते हैं बॉडी ओन्ड कंट्रोल एंड सब्सिडी फाइनेंस, यानी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो जिसको फाइनेंस करती है वो भी पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जिसको सब्सिडी फाइनेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, यूटी पे यूटीज एंड सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है फंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे, वो भी आरटीआई एक्ट के थ्रू कवर होंगे। उसके बाद बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी जो इंफॉर्मेशन कमीशन मैंने आपको बताया है, सेंट्रल लेवल पर CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनकी क्या पावर्स होती है, क्या फंक्शंस होते हैं। देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और जो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं वो रिसीव करते हैं और इंक्वायरी करते हैं कंप्लेंट की। तो कंप्लेंट इनको कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन पर्सन वही कर सकता है, कौन कर सकता है, वही who has been unable to submit a request to CPIO और SPI। यानी ऐसा पर्सन जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट करने में अनेबल है, यानी वो कर नहीं सकता, तो ही वही कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा, who has been refused to provide any requested information, यानी ऐसे पर्सन को जिसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने, यानी इंफॉर्मेशन जिसको मना कर दिया इंफॉर्मेशन देने से,
वो कंप्लेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। या पर्सन हु हैज नॉट बीन गिवन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई पीआईओ द्वारा तो ऐसा पर्सन भी कंप्लेंट कर सकता है कमीशन के पास। स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशनर और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। और पर्सन हु हैज बीन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फी, ऐसा कोई पर्सन जिसको अमाउंट यानी फी पे करनी है आरटीआई एक्ट के तहत, यानी अगर एप्लीकेशन देगा वो इन्फॉर्मेशन के लिए तो उसको फी भी पे करनी पड़ेगी। तो अगर वो फी उसको लगती है कि वो अनरीजनेबल यानी उसको उचित नहीं लगता तो भी वो कंप्लेंट कर सकता है कमीशन के पास। और द पर्सन हु बिलीव दैट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स और इनकम्प्लीट, अगर पर्सन को ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की गई है पीआईओ द्वारा वो गलत है या फिर वो अधूरी है तो भी वो कंप्लेंट कर सकता है कमीशन के पास। उसके बाद और देखो सीआईसी एसआईसी जो है अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, वेयर द सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू इंक्वायरी, अगर उनको लगता है वो सेटिस्फाई होते हैं कि रीजनेबल ग्राउंड है इंक्वायरी का तो ही वो इनिशिएट करते हैं इंक्वायरी। उसके बाद सीआईसी और एसआईसी जो है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उनकी जो पावर की बात करूँ तो उनकी सेम पावर होती है जो सिविल कोर्ट में एक जज की होती है। उसके बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं वो ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट उनके पास आती है तो वो इंक्वायरी करेंगे इस एक्ट के तहत और वो एग्जामाइन करते हैं रिकॉर्ड्स को, एग्जामाइन करते हैं रिकॉर्ड्स। अब देखो रिकॉर्ड्स का मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं तो रिकॉर्ड्स में सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में होता है, भले वो डॉक्यूमेंट्स हो, मेमोज हो, ईमेल हो, ओपिनियन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई प्रेस नोट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ बुक, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, जो भी इंफॉर्मेशन संबंधित हो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो इंक्वायरी करती है कंप्लेंट की तो वो एग्जामाइन करती है रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में होते हैं और ऐसे रिकॉर्ड के लिए वो किसी भी ग्राउंड पे उसको विद होल्ड नहीं करता, यानी उस पर कोई रोकथाम नहीं करता। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो पीआई होते हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक अथॉरिटी के ही, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं ऑफिसर्स में कुछ ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उनका काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अप्लीकेंट को। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करते हैं, वो डील करते हैं रिक्वेस्ट से। कौन सी रिक्वेस्ट, जो पर्सन से आती है जिनको इन्फॉर्मेशन मांगनी होती है उनसे डील करते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वेस्ट करता है उनके पास, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो रिक्वेस्ट उनके पास आई है इन्फॉर्मेशन के लिए वो किसी अनदर पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित रखती है तो वो पीआई क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देता है उस पब्लिक अथॉरिटी को 5 दिन के अंदर एंड इन्फॉर्म कर देता है एप्लीकेंट को। उसके बाद जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो अगर चाहे तो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए वो किसी और की असिस्टेंट यानी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर पीआई जो होता है उनको रिक्वेस्ट आती है तो वो या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, लेकिन उसका रूल्स के तहत उनको रीजन देना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। 30 दिन के अंदर, 30 दिन का टाइम होता है जनरली, 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। अगर एप्लीकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन की वो स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास दी जाती है तो जो 5 दिन का पीरियड जो एक्स्ट्रा होता है 5 दिन का पीरियड वो भी रिस्पॉन्स यानी जो जवाब देने का टाइम होता है 30 दिन उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट की जाती है किसी पर्सन की लिबर्टी या लाइफ से संबंधित तो उसका 48 घंटे के अंदर रिप्लाई करना होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो गई तो पीआई क्या करता है, कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेंट को। अगर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी, इंफॉर्मेशन मांगी और पीआई ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो पीआई का फर्ज बनता है कि वो एप्लीकेंट को कम्युनिकेट करे और उसका रीजन बताया जाएगा रिजेक्शन की, आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की जा रही है, और पीरियड बताएगा और एक पर्टिकुलर समय दिया जाएगा कि इस समय के तहत आप एक अपील कर सकते हो। उस एपेलेट अथॉरिटी को बारे में भी बताया जाएगा कि आप उसको अपील कर सकते हो। उसके बाद पीआईओ शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज सोट, यानी जो भी एप्लीकेंट जिस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन मांगता है, डिमांड करता है, उसी पर्टिकुलर फॉर्म के तहत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पीआईओ द्वारा। उसके बाद
अगर कोई पर्टिकुलर एक्सेस दिया जाता है एप्लीकेंट को तो पीआई जो होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो नोटिस देगा एप्लीकेंट को अबाउट द रीजन फॉर द डिसीजन, यानी जो भी ऑफिसर डिसीजन ले रहा है उसकी एप्लीकेशन पे उस ऑफिसर का नाम क्या है, क्या डेजिग्नेशन है, तो वो सब बताया जाएगा एप्लीकेंट को। कोई सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्जम्प्ट है, कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्जम्प्ट है डिस्क्लोज करने के लिए, तो उसके बारे में बताया जाएगा। कोई फीस रिक्वायर्ड है तो वो डिपॉजिट करने के लिए बोला जाएगा पीआईयू द्वारा। इफ द इंफॉर्मेशन सोट हैज बीन अप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सप्लाई की जाती है थर्ड पार्टी द्वारा या कोई कॉन्फिडेंशियल है थर्ड पार्टी द्वारा, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो ग्रेटर नोटिस देगा थर्ड पार्टी को 5 दिन के अंदर फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट उसके पास आएगी एप्लीकेंट से, उसके 5 दिन के अंदर जैसे उसको रिसीव होगी रिक्वेस्ट, वो 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस दे देगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन मांगता है। तो थर्ड पार्टी क्या करती है, थर्ड पार्टी को चांस दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो थर्ड पार्टी जो है 10 दिन के अंदर पीओ को अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है। उसके बाद करते हैं हम प्रोसीजर की। क्या प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का, प्राप्त करने का इस एक्ट के तहत। मान लो कि यहाँ पर मिस्टर राज है और यहाँ पर है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मिस्टर राज को कोई एप्लीकेशन, कोई इंफॉर्मेशन की अगर डिमांड है, कोई इंफॉर्मेशन ये मांगना चाहते हैं किसी पब्लिक अथॉरिटी से, तो पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर होते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो मिस्टर राज जो है वो उनको एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी राइटिंग के अंदर या तो फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड के तहत। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो उसमें भी वो दे सकते हैं अब रिक्वेस्ट। और साथ में फीस लगती है 10 रुपये, जनरली 10 रुपये की फीस होती है। अगर कोई पेज उनको दिया जाता है डिमांड के तहत तो हर पेज के 2 रुपये देने होंगे मिस्टर राज को। और अगर बीपीएल संबंध रखते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो उनको कोई फीस नहीं है, यानी वो एग्जम्प्ट है फीस से। सबसे पहली बात तो ये है कि रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के तहत देनी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज हो उस पर्टिकुलर एरिया की तो उसमें देनी पड़ेगी। और 10 रुपये की फीस साथ में देनी पड़ेगी, भले वो डीडी के तहत दे या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे, कैश में दे, जैसे भी दे वो। और 2 रुपये पर पेज के हिसाब से उनको पे करने होते हैं अगर पेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं पीआईयू द्वारा। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी पीआईयू द्वारा वो मैक्सिमम 30, जनरली जो 30 दिन होते हैं, 40 डेज भी होते हैं और 48 आवर्स भी होते हैं। 48 आवर जो है वो मैंने आपको बताया किसी पर्सन की जो लिबर्टी लाइफ संबंधित होता है तो 48 आवर्स में पीआईयू द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और 45 डेज की बात करूँ तो 45 डेज होता है इन केस ऑफ एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो मानवाधिकार के वायलेशन यानी उसके उल्लंघन का कोई अपराध है, उस केस में 45 डेज के अंदर ही पीआईयू द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी मिस्टर राज को। अगर मिस्टर राज जो है उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इन पीआईयू द्वारा, तो इनके पास फर्स्ट अपील करने का भी मौका होता है, यानी ये अपील कर सकते हैं चाहे तो फर्स्ट अपील, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट अपील यानी ये जो पीआईयू होते हैं इनसे ऊपर भी ऑफिसर होते हैं, सीनियर रैंक ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑफिसर्स। तो मिस्टर राज को ऐसा लगता है कि जो पीआईयू है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इनको, वो अगर इन्फॉर्मेशन या तो इनकरेक्ट है, हो सकता है जो प्रोवाइड करी वो इनकरेक्ट है या फिर प्रोवाइड ही नहीं की, तो ये अपील कर सकते हैं। मान लो कि उन्हें एप्लीकेशन दी और पीआईयू ने इनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो इनके पास टाइम होता है 30 दिन का और 60 दिन के अंदर ये फर्स्ट अपील कर सकते हैं। 30 दिन कब होगा, जब मान लो कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी और पीआईयू ने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब तो इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के फिर 30 दिन के अंदर ये फर्स्ट अपील कर सकते हैं वो। और 60 दिन कब हो जाएगा, मान लो कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी, इन्फॉर्मेशन मांगी और इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की, तो फिर 60 दिन के अंदर इनको फर्स्ट अपील करनी होगी। और फर्स्ट अपील जो है उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो 30 दिन के अंदर जनरली आता है, लेकिन 15 दिन इसमें एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी 45 डेज में रिस्पॉन्स आ सकता है फर्स्ट अपील का। जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑफिसर्स होते हैं वो रिप्लाई करेंगे 30 + 15 डेज एक्सटेंड भी कर सकते हैं वो चाहे तो मिस्टर राज को जो फर्स्ट अपील करेंगे वो फर्स्ट अपील का रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो 30 + 15 डेज में मिल सकता है। अगर मिस्टर राज डजंट रिसीव डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, अगर मिस्टर राज जो इन्फॉर्मेशन चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन उनको मिली नहीं, तो वो सेकंड अपील कर सकते हैं। ये लास्ट अपील होती है, इसके बाद कोई अपील नहीं होगी, तो वो सेकंड अपील कर सकते हैं
अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में करेंगे? वो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो फर्स्ट अपील ऑफिसर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट में वो इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट लेवल पे भी होते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं। तो जो 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 कंप्लेंट की जाएगी वो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उनकी अगेंस्ट में कंप्लेंट की जाएगी कमीशन के पास। स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल कमिश्नर। अगर ये प्रोवाइड नहीं करते इन्फॉर्मेशन तो एक पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी 250 रुपये एक दिन के हिसाब से, वो मैक्सिमम 25,000 पेनल्टी लगती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इन पर पेनल्टी लगा सकता है कमीशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो एग्जम्प्ट होती है, डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। तो आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8 और 9 के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिफ्यूज यानी मना किया जा सकता है देने के लिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन जो अफेक्ट करती है हमारे देश की सोवरेंटी को, इंटीग्रिटी को, जो सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के संबंधित इन्फॉर्मेशन है, या कोई रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, और जो बीच में लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, जो किसी अपराध को बढ़ावा देती है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वो एग्जम्पशन है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 8 और 9 जो है वो बोलता है कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी जो पीआई है डायरेक्टली इसको रिफ्यूज कर सकता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन टू पब्लिश बाय एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, किसी भी कोर्ट द्वारा जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्पेशली मना कर दिया गया है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, या फिर जिसको डिस्क्लोज करने से एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना हो, उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो पार्लियामेंट जो होती है, जो संसद होती है, उनके जो विशेष अधिकार है उनको अगर ब्रीच करता है, उनका खनन करती है ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आरटीआई के तहत उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर शामिल है ट्रेड सीक्रेट, यानी जो व्यापार से संबंधित कोई सीक्रेट बातें है, इंटेलेक्चुअल राइट्स है, जिसको डिस्क्लोज करना किसी कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी को हार्म करता है, यानी कोई थर्ड पार्टी की कंपटीशन पोजीशन को जो हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, यानी फॉरेन गवर्नमेंट में जो कॉन्फिडेंस में जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी अप्लीकेंट को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच विड एंडेंजर द लाइफ, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी पर्सन की जो शारीरिक फिजिकल सेफ्टी यानी शारीरिक सुरक्षा या उसके जीवन को जो नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद कुछ लिस्ट है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जम्प्ट है आरटीआई एक्ट, यानी इन पे आरटीआई एक्ट लगता ही नहीं है। कौन कौन सी है? इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी का डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, एविएशन रिसर्च सेंटर हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आसाम राइफल्स, सीआईडी स्पेशल ब्रांच। तो ये कुछ लिस्ट बना रखी है, मैंने आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हो। कुछ मोटी मोटी जो संस्था थी, मैंने उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक जो इंटेंशन थी वो ब्रीफली एक आपको एक बेस देने की थी।